हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 10th का चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जिसमें बात करी गई है एक साइंटिस्ट की जिसका नाम है रिचर्ड एब्राइट। अब रिचर्ड एब्राइट को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इस चैप्टर में बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है कि किस तरीके से रिचर्ड की जो लाइफ थी वो बदलने लगी जब बटरफ्लाईज उनकी जिंदगी में आए। अब इस चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी किन क्वालिटीज की जरूरत होती है एक साइंटिस्ट बनने के लिए। और इसी सवाल के जवाब को हम ढूंढेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत में ये बताया गया है कि मात्र 22 साल की उम्र में रिचर्ड ने अपने रूममेट के साथ एक थ्योरी प्रेजेंट करी थी ऑन हाउ सेल्स वर्क। अब रिचर्ड की जो ये थ्योरी थी एज एन आर्टिकल छपी थी इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। अब रिचर्ड के लिए यह बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि पहली बार एक स्टूडेंट का आर्टिकल इस जर्नल में छपा था। तो दोस्तों, रिचर्ड के बचपन की बात कर लेते हैं। रिचर्ड का जन्म हुआ था रीडिंग पेंसिल्वेनिया में। रिचर्ड बताते हैं कि वहां पे ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, और चूंकि वो अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड थे तो वो ना तो फुटबॉल खेल सकते थे ना ही बेसबॉल। अब रिचर्ड को बचपन से ही चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करते थे? वो रॉक्स कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स कलेक्ट करते थे, कॉइन्स कलेक्ट करते थे। और हम रिचर्ड को एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी कह सकते हैं क्योंकि वो रात रात भर जागकर तारों को देखा करते थे। तो दोस्तों, अब रिचर्ड ने एक नई चीज़ कलेक्ट करना शुरू कर दिया था और वो थी बटरफ्लाईज। तो रिचर्ड ने बहुत छोटी उम्र से ही अब बटरफ्लाईज कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, और वो बटरफ्लाईज को भी उतने ही डिटर्मिनेशन से कलेक्ट करते थे जितने डिटर्मिनेशन से वो बाकी चीजें कलेक्ट करते थे। दोस्तों, बचपन से ही हम रिचर्ड में दो क्वालिटीज देख सकते हैं। वो क्वालिटीज क्या हैं? पहला, वो बहुत क्यूरियस चाइल्ड थे, और दूसरा, वो एक कीन लर्नर थे। क्यूरियस का मतलब है वो हर चीज जानना चाहते थे, और कीन लर्नर का मतलब है वो हमेशा नई नई चीजें सीखना चाहते थे। रिचर्ड की जिंदगी में रिचर्ड की मदर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वो बचपन से ही रिचर्ड को ट्रिप्स पर लेकर जाती थी ताकि रिचर्ड जो है नई नई चीजें देख सके, नई नई चीजें सीख सके। वो रिचर्ड को बहुत सारी चीजें लाकर देती थी, जैसे कि टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल, ताकि रिचर्ड जो है नई नई चीजें सीख सके, रिसर्च कर सके। रिचर्ड अपनी माँ के बेहद करीब थे क्योंकि जब रिचर्ड 3rd ग्रेड में थे तब उनकी फादर की डेथ हो चुकी थी। इसीलिए रिचर्ड अपनी मदर के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप शेयर करते थे और दोनों हर शाम साथ ही बिताते थे, जहाँ पर रिचर्ड की जो मदर है रिचर्ड को नई नई चीजें सिखाती थी। रिचर्ड की मदर बताती हैं कि रिचर्ड हमेशा से ही एक ब्रिलियंट चाइल्ड रहे हैं। उनके स्कूल में हमेशा टॉप ग्रेड्स आती थी और बाकी चीज़ों में वो दूसरे बच्चों की तरह ही थे। अब दोस्तों, हमने डिस्कस करा कि कैसे बहुत कम उम्र में ही रिचर्ड ने बटरफ्लाईज कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। अब जब वो 2nd ग्रेड में आए तब तक उन्होंने 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई कलेक्ट कर ली थी जो उनके घर के आसपास पाई जाती थी। तो दोस्तों, रिचर्ड बताते हैं कि उन्हें लगा था कि उनका जो ये बटरफ्लाई कलेक्शन का शौक है यहीं पे आके रुक जाएगा, लेकिन रिचर्ड की जिंदगी तब बदली जब रिचर्ड को उनकी मदर ने एक चिल्ड्रन बुक गिफ्ट करी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क इज अ टाइप ऑफ बटरफ्लाई, और उस बुक में बताया गया था कि किस तरीके से जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो ट्रैवल करके सेंट्रल अमेरिका जाती है। तो इस बुक को पढ़ के रिचर्ड की साइंस में क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई। अब दोस्तों, रिचर्ड जो ये बुक पढ़ रहे थे जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, इसके आखिर में रीडर्स के लिए एक मैसेज था। अब ये मैसेज किसने लिखा था? ये मैसेज लिखा था डॉक्टर फेडरिक ए युगार्ट ने, जो कि एक रिसर्चर थे इन द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। अब ये मैसेज जो उन्होंने लिखा था वो ये था कि जो भी लोग इस बुक को पढ़ रहे हैं वो भी बटरफ्लाईज को पकड़े, उनको टैग करें
ताकि डॉक्टर युगार्ट को अपने रिसर्च में मदद मिल सके। इसीलिए रिचर्ड की जो मदर होती हैं वो डॉक्टर युगार्ट को एक लेटर लिखती हैं जिसमें वो ये बताती हैं कि अब रिचर्ड भी बटरफ्लाइज कलेक्ट कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं और टैग कर रहे हैं। लेकिन अब रिचर्ड के सामने एक प्रॉब्लम आ गई थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी? रीडिंग में जहां रिचर्ड रहते थे वहां पे जो बटरफ्लाई सीजन है वो सिर्फ 6 हफ्तों के लिए ही होता था। इसीलिए रिचर्ड जो है ज्यादा बटरफ्लाई नहीं पकड़ पा रहे थे। तो रिचर्ड ने अब इसका सल्यूशन निकाल लिया था। वो सल्यूशन क्या था? रिचर्ड अब खुद ही बटरफ्लाई पालने लग गए थे। वो अपने बेसमेंट में ही बटरफ्लाइज को पालने लग गए। वो अपने बेसमेंट में एक फीमेल मोनार्क यानी एक फीमेल बटरफ्लाई को लाए, और अब जो बटरफ्लाई थी वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल रिचर्ड के बेसमेंट में ही कंप्लीट करती थी। तो लाइफ साइकिल क्या होती थी बटरफ्लाई की? बटरफ्लाई का एग, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट बटरफ्लाई। तो जब बटरफ्लाई अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती थी, वो एक अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती थी, तो रिचर्ड जो है उस बटरफ्लाई को टैग करके छोड़ देते थे। अब बहुत सालों तक रिचर्ड का जो बेसमेंट था वो बटरफ्लाइज का घर था। लेकिन कुछ सालों बाद रिचर्ड अब इस एक्टिविटी से बोर हो चुके थे। अब इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे 2 कारण थे। पहला, इट वॉज अ टीडियस टास्क, यानी बटरफ्लाई को पालना बहुत ही मेहनत भरा काम होता था। पहले बटरफ्लाई का एग, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट बटरफ्लाई, तो एक बहुत ही लेंदी और मेहनत वाली प्रोसेस होती थी। एंड सेकेंडली, ही वॉज नॉट गेटिंग मच ऑफ फीडबैक, यानी रिचर्ड इतना मेहनत वाला काम तो कर रहे थे, बटरफ्लाई को टैग कर रहे थे, लेकिन उनको फीडबैक प्रॉपर नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वो थोड़े से डीमोटिवेट हो गए थे। इसलिए अब उन्होंने इस काम को छोड़ दिया। तो दोस्तों, अब रिचर्ड पहुंच जाते हैं 7th ग्रेड में, और अब उनको पता चलता है कि असली साइंस होता क्या है। अभी तक तो वो सिर्फ बटरफ्लाइज को पाल रहे थे, उनको टैग कर रहे थे, लेकिन अब वो एक साइंस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और हार जाते हैं। रिचर्ड बहुत सैड महसूस करते हैं कि हर कोई ना कोई प्राइज जीत ही रहा था, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। रिचर्ड ने अब इस कंपटीशन में क्या प्रेजेंट करा था? रिचर्ड ने बताया था कि अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो एक फ्रॉग टिश्यू कैसा दिखता है, यानी उन्होंने एक नीट डिस्प्ले किया था। रिचर्ड ने ये नोटिस करा जो विनर्स थे उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, ना कि सिर्फ नीट डिस्प्ले। तो रिचर्ड अब समझ गए थे कि अगर उनको अगले साल जीतना है तो उनको भी अब रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो रिचर्ड बोलते हैं कि रियल एक्सपेरिमेंट तो करना था, और मैं किस पे करूं? तो उन्होंने सोचा कि बटरफ्लाई से अच्छा सब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जिसको मैं सालों से जानता हूं। तो उन्होंने अब एक लेटर लिखा। किसको लिखा? डॉक्टर युगार्ट को। डॉक्टर युगार्ट कौन थे? डॉक्टर युगार्ट वही थे जिन्होंने बुक के पीछे रीडर्स के लिए एक मैसेज लिखा था। तो वो डॉक्टर युगार्ट को एक लेटर लिखते हैं और उनके आइडियाज और सजेशंस मांगते हैं, और उनको जवाब में बहुत सारे आइडियाज और सजेशंस डॉक्टर युगार्ट की तरफ से मिलते हैं, जिनको जो हमारे रिचर्ड हैं वो फॉलो करते हैं, और अगले साल वो बहुत सारे प्राइजेस अपने नाम करते हैं, यानी वो साइंस कंपटीशन को जीत जाते हैं। तो दोस्तों, अब रिचर्ड पहुंच चुके थे 8th ग्रेड में, और उन्होंने फिर से एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने ये देखा कि जो मोनार्क कैटरपिलर्स हैं वो किसी वायरल डिसीज के कारण मरती हैं। तो उन्होंने इस वायरल डिसीज के कॉज को पता करने की कोशिश करी कि ये जो वायरल डिसीज है आखिर फैलता कैसे है। उनको ये लगा कि ये जो वायरल डिसीज है एक बीटल कैरी करता है। बीटल इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट। तो उन्होंने चेक करने के लिए कि क्या सच में बीटल के कारण ये वायरल डिसीज फैलता है। उन्होंने इस थ्योरी को चेक करने के लिए क्या करा, एक मोनार्क कैटरपिलर को बीटल के प्रेजेंस में रेज करा। ठीक है, तो अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को तो करा, लेकिन उनको कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं मिला कि आखिर ये वायरल डिसीज फैलता कैसे। लेकिन उनको इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत सारे अवार्ड्स और प्राइजेस मिले। दोस्तों, अब अगले साल फिर से रिचर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा, और इस बार उन्होंने एक थ्योरी को चेक करने की कोशिश करी। ठीक है, थ्योरी में ये बोला गया था कि 2 टाइप की बटरफ्लाईज होती हैं, मोनार्क बटरफ्लाई और वाइसरॉय बटरफ्लाई। अब थ्योरी में ये बताया गया था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई होती हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं। क्यों?
क्योंकि जो मोनार्क बटरफ्लाई होती हैं वो बर्ड्स को खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती हैं, इसलिए बर्ड्स मोनार्क बटरफ्लाई का कम शिकार करती हैं। इसीलिए जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करने की कोशिश करती है ताकि वो भी बर्ड्स का शिकार ना बने। अब रिचर्ड ने इस थ्योरी को चेक करा और उन्होंने देखा कि हम जितनी भी बार बर्ड्स को मोनार्क बटरफ्लाई खाने को दे रहे हैं वो खा रही है, मतलब वो हेजिटेट नहीं कर रही है ना खाने से, वो खा रही है, ठीक है। लेकिन बाद में रिचर्ड ने बताया कि कहीं ना कहीं ये थ्योरी सही ही है कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है। अब रिचर्ड के इस एक्सपेरिमेंट को जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट प्लेस मिली और ओवरऑल साइंस कंपटीशन में थर्ड प्लेस मिली। तो दोस्तों अब रिचर्ड पहुंच चुके थे हाई स्कूल में उन्होंने एक रिसर्च करी और इस रिसर्च के थ्रू उनको एक इंसेक्ट हार्मोन के बारे में पता चला। अब दोस्तों हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बटरफ्लाई की एक लाइफ साइकिल होती है, एग, कैटरपिलर, प्यूपा, अडल्ट बटरफ्लाई, ठीक है। तो रिचर्ड ने देखा कि ये जो प्यूपा होता है उसके ऊपर बहुत सारे धब्बे होते हैं, टाइनी गोल्ड स्पॉट्स जिसे कहा गया है। तो रिचर्ड ने सोचा कि ये गोल्ड स्पॉट्स क्यों होते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि ये जो गोल्ड स्पॉट्स हैं ये सिर्फ देखने के लिए हैं, सजावटी हैं, ऑर्नामेंटल हैं। लेकिन रिचर्ड और डॉक्टर ह्यूगार्ड ऐसा नहीं मानते थे, इसलिए रिचर्ड ने इस पे रिसर्च शुरू करी और उनको पता चला कि ये जो टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं प्यूपा पे, ये एक हार्मोन जनरेट करते हैं और ये हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है एक बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए। तो उनकी इस रिसर्च के लिए उनको जूलॉजी डिवीजन में थर्ड प्राइज मिला, यानी थर्ड प्लेस मिली। और इसी के साथ रिचर्ड को एक अपॉर्चुनिटी मिली एक लैब में काम करने की ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो दोस्तों अब रिचर्ड पहुंच चुके थे अपने सीनियर ईयर में उन्होंने इस हार्मोन के ऊपर और रिसर्च करी, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, सेल्स ग्रो करने की कोशिश करी फ्रॉम अ मोनार्क विंग, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा जो सेल्स हैं वो ग्रो हो रही हैं और डेवलप हो रही है एक बटरफ्लाई में तभी जब इन सेल्स को ये हार्मोन फीड करा जा रहा है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनको जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट प्राइज मिली और फिर से लैब में काम करने का मौका मिला ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस। तो दोस्तों अब रिचर्ड पहुंच चुके थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम सभी ने सुना है कि वो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। तो जब रिचर्ड इस यूनिवर्सिटी में पहुंचे उन्होंने इसकी लैब के डिवाइसेस का फुल यूटिलाइजेशन करा, ठीक है। अब रिचर्ड ऑलरेडी एक हार्मोन के बारे में पता कर चुके थे जो प्यूपा के गोल्ड स्पॉट से निकलता है, तो उन्होंने इस पे और रिसर्च करी और रिसर्च के कारण उनको इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। अब उन्होंने लैब के डिवाइसेस का और इस्तेमाल करा और इस केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फोटोज निकाली। अब जब रिचर्ड इसकी एक्सरे फोटोज देख रहे थे तब उनको सेल्स के बारे में पता चला और सेल्स के बारे में जब वो पढ़ रहे थे तब उनको डीएनए के बारे में पता चला और उन्होंने ये जाना कि डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। किस तरीके से जो डीएनए होता है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है और वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। और इसी के बाद उन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रेजेंट करी ऑन हाउ सेल्स वर्क। तो दोस्तों हमको पता चला कि रिचर्ड की जो जर्नी है वो कितने छोटे से शुरू हुई। उन्होंने बटरफ्लाई कलेक्शन से अपनी जर्नी शुरू करी, तब उनको प्यूपा के बारे में पता चला, प्यूपा से उनको गोल्ड स्पॉट से जो हार्मोन रिलीज होता है उसके बारे में पता चला। जब उन्होंने उसको और स्टडी करा तो उनको केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। केमिकल स्ट्रक्चर से वो एक्सरे फोटोज तक पहुंचे। एक्सरे फोटोज से उन्होंने सेल्स के बारे में रिसर्च करी और सेल से वो फाइनली डीएनए पे पहुंचे कि हाउ डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। तो हम देख सकते हैं कि रिचर्ड की जो जर्नी है कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे खत्म हुई। तो रिचर्ड ने अपनी ये जो पूरी थ्योरी है उसको तैयार करा अपने रूममेट के साथ और दुनिया के सामने इस थ्योरी को प्रेजेंट करा। दोस्तों बहुत कम लोगों को ये पता है दैट रिचर्ड ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विद द हाईएस्ट ऑनर्स, यानी 1510 स्टूडेंट्स में से उनको सेकंड रैंक मिली थी और बाद में जाके रिचर्ड जो है एक स्टूडेंट रिसर्चर भी बने थे एट द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। और अगर रिचर्ड की जो ये थ्योरी है ऑन हाउ सेल्स वर्क सही साबित हो जाती है
तो इसके कारण हमको बहुत सारे डिसीजेस के इलाज में मदद मिलेगी, जैसे कैंसर हो गया और बहुत सारे दूसरे डिसीजेस हो गए। दोस्तों, रिचर्ड को साइंस के अलावा दूसरी चीजों में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वो एक पब्लिक स्पीकर थे, चैंपियन डिबेटर थे, अच्छे केनोइस्ट थे और एक फोटोग्राफर भी थे। उनको फोटोग्राफी करने का भी बहुत ज्यादा शौक था, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर। तो दोस्तों, अगर हम टाइम में थोड़ा सा पीछे चले जाएं, यानी रिचर्ड के हाई स्कूल के दिनों में, तो हमको पता चलेगा कि रिचर्ड अपने हाई स्कूल के टाइम पे भी एक टॉप ग्रेड स्टूडेंट थे और वो हमेशा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट हर चीज में देते थे। वो अपने सोशल स्टडीज टीचर मिस्टर व्हीलर के काफी ज्यादा करीब थे, क्योंकि मिस्टर व्हीलर हमेशा ही रिचर्ड को एनकरेज करते थे टूवर्ड्स न्यू आइडियाज। मिस्टर व्हीलर बताते हैं कि रिचर्ड जो है हमेशा ही अपना बेस्ट एफर्ट देते थे, वो हमेशा बेस्ट करना चाहते थे, वो हर कंपटीशन को जीतना चाहते थे। इसीलिए नहीं क्योंकि जीतने पर कोई प्राइज मिलेगा, बट इसीलिए क्योंकि वो हर बार अपना बेस्ट देना चाहते थे। और इसी के साथ हमको पता चलता है कि रिचर्ड में वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए चाहिए। यानी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए? फर्स्ट रेट माइंड, उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और उसमें ऐड करेंगे हम विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। यानी जिस सवाल के साथ हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी उसका जवाब हमको मिल गया है। तो हमने देखा इस चैप्टर में कि किस तरीके से रिचर्ड की जिंदगी बदल गई जब उनकी जिंदगी में बटरफ्लाइज आई, पर्टिकुलरली द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस चैप्टर का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।